दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज की प्रेजेंट डेट में वर्ल्ड में टोटल 1.5 करोड़ मिलीनियर्स हैं, जिसमें से 50 लाख तो अकेले यूएसए में ही हैं और टोटल 7.75 बिलियन पॉपुलेशन वाली इस दुनिया में सिर्फ 2688 बिलियनियर्स हैं। पर दोस्तों, बिलियनियर्स तो एकदम एक्सट्रीम केस हो गया। दुनिया के 0.01% लोगों की लिस्ट में आना थोड़ा मुश्किल काम है, पर मिलियनियर या बिलियनियर बनने से पहले हर इंसान को फाइनेंशियल नॉलेज के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, हमने ऐसे कितने ही सारे एग्जाम्पल या मूवीज में देखा है कि बहुत से लोग अपने लक या मेहनत की वजह से करोड़पति या मिलियनियर तो बन जाते हैं, पर लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से वो अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक एवरेज इंसान या नॉर्मल सी जॉब करने वाला आदमी मिलियनियर हो? आइए मैं आपको ऐसे ही दो लोगों की स्टोरी बताता हूँ। दोस्तों, आज से 8 साल पहले यानी 2014 में यूएसए में टोटल 28 लाख से ज्यादा डेथ्स हुई थी। उनमें से सिर्फ 4000 लोग ही ऐसे थे जिनकी वेल्थ $8 मिलियन से ऊपर थी। और अगर आप गूगल पर रोनाल्ड रीड नाम सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि रीड उन्हीं 4000 लोगों में से एक थे। अब आपको लग रहा होगा कि जरूर ये कोई बड़ा बिजनेसमैन या इन्वेस्टर या कोई साइंटिस्ट होगा तभी मिलियनियर था। वेल दोस्तों, रीड इनमें से कुछ भी नहीं था, बल्कि वो एक मामूली गैस स्टेशन में काम करता था। बट रीड्स ने अपनी लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं करा था। 25 साल तक उन्होंने गैस स्टेशन में नौकरी करी और 17 साल तक जेनेटर का काम किया। 50 ईयर की एज में आकर उनकी वाइफ की डेथ हो गई और साल 2000 में 92 ईयर्स की एज में रीड की डेथ हो गई। लेकिन जब इनकी डेथ हुई तब ये लगभग 14 करोड़ रुपए अपने फैमिली मेंबर्स के लिए छोड़कर गए थे और 42 करोड़ रुपए लोकल हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरी को चैरिटी में दिए। सबको लग रहा था कि इस पोछा मारने वाले इंसान के पास इतना सारा पैसा कहां से आया। आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, पर ये जानने से पहले मैं आपको एक और आदमी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी है रिचर्ड फस्कोन की। रिचर्ड एक हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट थे और एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल थे और उनका नाम फोर्ब्स की 40 अंडर 40 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी था। लेकिन 2008 में इन्होंने कुछ अलग किया। इन्होंने अपने 18,000 स्क्वायर फीट वाले घर, जिसमें ऑलरेडी 11 बाथरूम, 2 स्विमिंग पूल्स, 2 एलिवेटर्स और 7 गैराज थे, उसको और बड़ा करने के लिए लोन ले लिया। उस घर की मेंटेनेंस में ऑलरेडी 50 लाख रुपए की एनुअल खर्चा आता था। अब हुआ ये कि साल 2008 में आया रिसेशन और उसकी वजह से रिचर्ड को काफी लॉस फेस करना पड़ा। अपने डेट चुकाने के लिए उनको अपने एसेट्स बेचने पड़े और रोनाल्ड रीड की डेट से 5 महीने पहले उनका वो घर 25% लेस मार्केट प्राइस पर नीलाम हो गया। अब ये समझते हैं कि कैसे रोनाल्ड, एक एवरेज जेनिटर की नौकरी करने वाला आदमी, इतना बड़ा करोड़पति बना और वहीं पढ़ा लिखा हार्वर्ड ग्रेजुएट रिचर्ड को बैंकरप्सी फेस करनी पड़ी। तो दोस्तों, रीड शुरू से ही अपना पैसा काफी अलग अलग ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया करते थे और रीड्स की एक बहुत ही अच्छी हैबिट थी, वो थी सेविंग्स, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के बावजूद एक करोड़पति बन पाए। पर वहीं अगर बात आती है रिचर्ड की, तो वो अपनी नॉलेज होने के बावजूद सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों में बिलीव करता था और बिना फ्यूचर के सोचे डेट और लोन के बेस पर जीता था। दोस्तों, अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे निकलना है तो आपको उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आपको मैनेजमेंट के फील्ड में एक्सीलेंट बनना है तो आपको एमबीए की डिग्री लेनी पड़ेगी। ऐसे आपको हर फील्ड में बेस्ट बनने के लिए डिग्री लेनी पड़ती है। पर फाइनेंस ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको सक्सेसफुल होने के लिए कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती। आपको बस ये समझना चाहिए, वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इतने पढ़े लिखे लोग पैसों की साइकोलॉजी समझ नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। और ये सब हम जानेंगे मॉर्गन हाउसल की लिखी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जिसमें मॉर्गन ने मनी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो आपको एक फाइनेंशियली फ्यूचर प्लान करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ लोगों की कुछ ऐसी साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे जिसको लेकर हम काफी जजमेंटल हो जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, फाइनेंशियल स्मार्टनेस वर्सेस फाइनेंशियल साइकोलॉजी। दोस्तों, फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ स्मार्टनेस नहीं बल्कि आपको पैसों की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। फाइनेंशियली स्मार्ट हम उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड सारी नॉलेज होती है। बट फिर भी ये बहुत से फाइनेंशियली स्मार्ट लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि वो मनी की साइकोलॉजी को नहीं समझते। और कभी कभार तो कुछ लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि वो सिर्फ सुनी सुनाई न्यूज पर भरोसा करके इन्वेस्ट कर देते हैं और उन्हें लॉस फेस करना पड़ता है। मनी की साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि भले ही आपकी फाइनेंस की नॉलेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको अपने पैसों को सही से मैनेज करना और उनके साथ
अच्छी हैबिट्स रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार ज्यादा स्मार्ट लोग ऐसे बहुत सारे स्कैम्स में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक अनपढ़ आदमी सिर्फ अपनी स्किल्स और मनी की अच्छी हैबिट्स की बदौलत एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। दोस्तों, साइकोलॉजी हमें सिर्फ पैसा कमाना या मैनेज करना नहीं सिखाती, बल्कि एक लेगेसी क्रिएट कैसे की जाती है ये बताती है। इसलिए ऑथर मॉर्गन हाउसल बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले मनी की साइकोलॉजी को समझना होगा। लेसन नंबर 2, द हार्डेस्ट स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। तो दोस्तों, कैच 22 एक बहुत ही फेमस बुक है जिसे जोसेफ हेलर ने लिखा है। जोसेफ ने अपनी इस बुक से बहुत ही पैसा कमाया है, पर एक दिन जोसेफ एक पार्टी में गए हुए थे और वहीं पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा फंड मैनेजर आया हुआ था। वहाँ पर उनके दोस्त ने उनसे कहा कि क्या तुम उस फंड मैनेजर को देख रहे हो? उस इंसान ने सिर्फ एक दिन में इतना पैसा कमा लिया है जितना तुम अभी तक अपनी बुक बेचकर नहीं कमा पाए हो। इस पर जोसेफ ने अपने दोस्त को जवाब दिया, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उस फंड मैनेजर के पास नहीं है। उनके दोस्त ने पूछा ऐसा क्या है? तो उनका आंसर था इनफ, यानी मेरी जितनी जरूरत है मेरे पास उतना पैसा है और मुझे समझ आ चुका है कि मुझे अब कहाँ रुकना चाहिए। दोस्तों, असल में होता ये है कि हम बहुत से लोग जब अपना एक टारगेट अचीव कर लेते हैं तब अपने गोल पोस्ट को और दूर कर देते हैं किसी नेक्स्ट टारगेट के लिए और पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उस गोल पोस्ट तक पहुँचने के लिए, जिसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल कंपेरिजन। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने आसपास के अमीरों को देखकर सोचते होंगे कि ये तो कितना अमीर है, इसे किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। पर हो सकता है कि वो अमीर आदमी किसी और से कंपैरिजन करके बैठा हो और ज्यादा अमीर बनने की रेस में लगा हुआ हो। दोस्तों, सोचो अगर वॉरेन बफेट अपनी वेल्थ इलोन मस्क की वेल्थ से कंपेयर करने लग जाए तो उन्हें सिर्फ दुखी होगा और ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा। इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी ये साइकोलॉजी जानना कि हमें रुकना कब है और कब हम अपने फाइनली अपने गोल पोस्ट पर आ सकते हैं। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्थी वर्सेज स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें सिखाता है कि अमीर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। आपने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके रातों रात रिच बन गए, या किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में दाम बढ़ जाने से कोई आदमी अमीर बन गया, या किसी लॉटरी लगने से वो अमीर बन गया। दोस्तों, अमीर बन पाना जितना भी आसान या जितना भी मुश्किल हो, पर अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल है। आइए इसे पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों, हेनरी नाम का एक बंदा था जिसे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी अच्छी नॉलेज थी और वो काफी ज्यादा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट भी करता था। उसने एक बार किसी कंपनी के शेयर्स में काफी हेविली इन्वेस्ट किया, जिसके लिए उसे लोन भी लेना पड़ा। और हुआ ये कि 8 साल लगातार इन्वेस्टिंग करने के बाद उसकी ये डील एकदम ठिकाने पे बैठी और रातों रात वो काफी अमीर हो गया। उसने अपने बीवी और बच्चों के लिए एक लग्जरियस लाइफ देने का सोचा और अपनी इसी इन्वेस्टिंग टेक्निक पर भरोसा कर वो हमेशा इन्वेस्ट करने लगा। और ऐसा कर करके उसने काफी सारे बैंक्स और वेंचर कैपिटलिस्ट से लोन ले लिया था। हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली साल आ गया 2008 का, जहाँ पूरी दुनिया 18 महीने के रिसेशन पर चली गई और प्रॉफिट होने के बजाय उसे हर एक स्टॉक पर लॉस होने लगा। और लोन का पैसा ना चुका पाने की वजह से बैंक ने उसकी सारी प्रॉपर्टी और सारे एसेट्स को सीज कर लिया और 10 साल अमीर रहने के बाद वो वापस से गरीब हो गया। चलो, ये तो एक फिक्शनल एग्जांपल था, पर आई एम श्योर आपने बहुत से ऐसे केसेस के बारे में जरूर सुना होगा। पर दोस्तों, क्या कभी वॉरेन बफेट या चार्ली मंगर जैसे लोग गरीब हुए? इनको भी अपने बिजनेस में काफी लॉस हुआ और वॉरेन बफेट तो 7 डेकेड से ज्यादा समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। न जाने उन्होंने कितने ही रिसेशन पीरियड देखे होंगे। दोस्तों, इन लोगों के अमीर रहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये अपनी वेल्थ को एक बार नहीं बल्कि ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और किसी चीज के लालच में ना आकर बल्कि अपनी लिमिट्स और अपनी स्किल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से ये लोग आज से 50 साल पहले भी वेल्थी थे और आज भी हैं। लेसन नंबर 4, मनी इज नॉट अबाउट एक्सपेंसिव कार्स, इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। साल 1910 में एक साइकोलॉजिस्ट एंगस कैम्पबेल ने डिप्रेशन और एंजाइटी पर स्टडी करी। वो ये जानना चाहते थे कि ह्यूमन सबसे ज्यादा खुश कब रहते हैं। उनका मानना था कि ह्यूमन सबसे ज्यादा खुश तब होता होगा जब उसको कहीं से बहुत सारा पैसा मिल जाए या उसकी इनकम इंक्रीज हो जाए या अपने होम टाउन में टाइम स्पेंड करने के बाद उसे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती होगी। पर इसका जवाब बिल्कुल अलग था। जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी जब हम चाहें, जहां हम चाहें और जितना हम चाहें काम करके पैसा कमाए और एक टेंशन फ्री लाइफ जिए। ऑथर बताते हैं कि जब एक बार उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर से उनकी लाइफ स्टोरी पूछी तो उस एंटरप्रेन्योर के पास एक अच्छी हाई पेइंग जॉब थी जिससे वो साल का 12-15 लाख के आसपास कमा लेता था और इसी बीच में उसने अपना बिजनेस बिल्ड भी करा। और उसे हमेशा से एक म्यूजिशियन बनना था और 22 की एज तक आते आते उसके पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो अपनी म्यूजिकल जर्नी को शुरू कर सके, क्योंकि उससे भरोसा था कि वो इससे थोड़े बहुत पैसे कमा ही लेगा। और उसने अपनी जॉब छोड़कर अपना ड्रीम परस्यू किया
किया और वो लाइफ में काफी खुश था। ऑथर ने उनसे पूछा कि आपने जब अपनी कंपनी बीच में बेची थी तो वो कितने महंगे प्राइस पर बिकी होगी, तो आपको तो सबसे ज्यादा खुशी उसी वक्त हुई होगी, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था। ऐसे में उस एंटरप्रेन्योर का जवाब था, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किया था मुझे 22 साल की एज में ही मिल गया था और मेरे लिए यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। यानी दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप महंगी महंगी गाड़ियां खरीदो, बंगले खरीदो और फ्रीडम को उन मेटेरियलिस्टिक चीजों में ढूंढो, बल्कि ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि उस एक ऐसे सोर्स से पैसे कमाओ विच ट्रूली मेक्स यू हैप्पी। तो इसलिए दोस्तों, जिंदगी का एंड गोल सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसकी साइकोलॉजी को समझकर एक लेगेसी क्रिएट करना होता है। कुछ लोग ये लेगेसी अपनी फैमिलीज के लिए क्रिएट करते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी सोसाइटी के लिए, तो कुछ लोग अपनी कंट्री के लिए और कुछ लोग पूरी दुनिया के लिए। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।